सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें जो है आज हम क्लास नंबर 42 करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, इससे पहले क्लास नंबर 41 तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज पूरी सीरीज को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, हरियाणा पुलिस के लिए पीएमटी पीएसटी की अपडेट जो है वो घोषित की जा चुकी है। 15 अप्रैल से जो है आपके पीएमटी पीएसटी स्टार्ट हो रहे हैं, तो अपनी तैयारी में और जी जान लगा दो मेरे भाई। कुछ दिन जो है स्टडी को कम कर दो और अपना जो वर्कआउट है मॉर्निंग और इवनिंग रनिंग वाला उसको जो है तेज कर दो, क्योंकि फर्स्ट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है जो बच्चे पास करेंगे वही जो है लिखित परीक्षा में बैठ पाएंगे। कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत जल्दी हमारा ये फ्री इनिशिएटिव जो है खत्म होने वाला है। इसके बाद जो है हम सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हम यहाँ पर कौन सा वंश डिस्कस करने वाले हैं? सैयद वंश को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दिल्ली सल्तनत आप सभी जानते हैं, पूरा दिल्ली सल्तनत हमारा चला हुआ है। दिल्ली सल्तनत में जो है हम किस किस को देख चुके हैं? गुलाम वंश को देख चुके हैं। गुलाम वंश के बाद हमने किसको देखा था? खिलजी वंश को देखा था। खिलजी वंश को जो है खिलजी वंश के बाद हमने किसको देखा? तुगलक वंश को देखा। तुगलक वंश के बाद आज हम किसको देख रहे हैं? ये सैयद वंश को देखेंगे। और कल हम किसको देखेंगे? लोधी वंश को देखेंगे। और वहां पर जो है हमारा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सैयद वंश को देख लेते हैं, कहां से कहां तक इसने शासन किया, कैसे आया, कौन आया, क्या किया इसने, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, तो सैयद वंश के जो है जो शासक हुए क्रमवार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले मेरे भाई खिज्र खान आया था और इसी ने जो है स्थापना की थी मेरे भाई। ठीक है, खिज्र खान ने स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी। इसके बाद कौन आया? मुबारक शाह आया। मुबारक शाह कौन था? इसका बेटा था मेरे भाई। मुबारक शाह कौन होता था? इसका बेटा होता था। किसका बेटा होता था? खिज्र खान का जो है बेटा होता था। उसके बाद मोहम्मद शाह आया। उसके बाद कौन आया? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आया। और मोहम्मद शाह के बाद कौन आया? मोहम्मद शाह के बाद अंतिम शासक आया था आलम शाह मेरे भाई। ठीक है, आलम शाह आया। तो ये इनका क्रमवार है, मतलब ये जो है इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं, यहीं तक आपको याद रखना है। अब चलते हैं खिज्र खान के बारे में, यानी कि खिज्र खान ने इसकी स्थापना की थी, आप सभी जानते हैं। खिज्र खान से पहले थोड़ा सा पहले चलते हैं, खिज्र खान से पहले और जो है तुगलक वंश के एंड में चलते हैं। ये बीच की जो है थोड़ी सी स्टोरी आपको जाननी जरूरी है, तभी जो है आपको खिज्र खान याद रहेगा मेरे भाई। ठीक है, तो बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए इससे पहले जो है जो ये एक ओवरव्यू दे रहा हूं ना, यहीं से आपके इस वीडियो के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन में मैं इतनी डिटेल आपको नहीं देने वाला मेरे भाई। ठीक है, तो बात कर लेते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नजरुद्दीन महमूद था मेरे भाई। ठीक है, नजरुद्दीन महमूद जो है इसका शासक होता था मेरे भाई। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद अमीरों ने क्या किया? अमीरों ने जो है अमीरों ने दिल्ली की गद्दी पर किसको बिठाया भाई? किसको बिठाया था? दौलत खान को बताया था। दौलत खान। दौलत खान लोधी को इसको गद्दी पर बिठाया था मेरे भाई। ठीक है, दौलत खान को लोधी को जो है गद्दी पर बिठा दिया। इसी समय 1398 का दौर चला हुआ था। 1398 का दौर आप कौन नहीं जानता? इस पर भारत पर आक्रमण किसने किया था? तैमूर लंग ने जो है भारत पर आक्रमण किया मेरे भाई। ठीक है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। बहुत सारी जो है मार कटाई इसने दिल्ली में मचाई और बहुत सारे जो है क्षेत्र को ये जीत के चला गया। और उसका जो है राज्यपाल, किस किस का राज्यपाल अभी बता देता हूं, किस किस का राज्यपाल। लाहौर का, दीपालपुर का, दीपालपुर का और कौन सा था भाई? और मुल्तान का। इसका गवर्नर किसको नियुक्त किया भाई? इन सब का गवर्नर किसने? किसने? तैमूर लंग ने। किसको किया गवर्नर नियुक्त? खिज्र खान को किया। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अब खिज्र खान क्या करेगा? अब खिज्र खान करेगा भाई, किसको मार देगा? दौलत खान को मार देगा। ठीक है, दौलत खान लोधी को। दौलत खान लोधी को मारकर जो है ये सत्ता हथिया लेगा मेरे भाई। ठीक है, वन सेकेंड। दौलत खान को लोधी को मारकर जो है खिज्र खान दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इनका शासन कब से कब तक चला? 1414 से
1451 तक जो है इन्होंने शासन किया मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो ये था ना, कौन था, सैयद वंश की स्थापना जिसने की थी, खिज्र खान ने। तो ये कभी भी जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि जो ये था ना तैमूर लंग, इसके बेटे का नाम क्या होता था? तैमूर लंग के बेटे का नाम होता था शाहरुख मेरे भाई। ठीक है, शाहरुख, शाहरुख इसके बेटे का नाम होता था। इसी के नाम पर जो है ये सत्ता करता था। खिजर खान जो है इसी के नाम पर सत्ता करता था, यानी कि जो टैक्स वगैरह होता था, पैसे वगैरह होता था, ये सारे जो है शाहरुख को भेजता था मेरे भाई। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं इसी के नाम पर जो है राज करता था। कौन करता था? खिजर खान जो है राज करता था। यहां तक सारी चीजें जो है मेरे भाई आपको समझ आनी चाहिए। इसके बाद जो है खिजर खान के मरने के बाद जो है आप सभी जानते हैं शासन इसका बेटा करेगा। कौन करेगा? मुबारक शाह करेगा मेरे भाई। ठीक है, और ये अपने आप को क्या बोलते थे? सैयद वंश के जो शासक होते थे ना, ये अपने आप को क्या बोलते थे? रैयत आला की उपाधि जो है इसने धारण की थी। किसने? खिजर खान ने की थी। और इस वंश के शासक जो है अपने आप को स्वयं जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का जो है वंशज मानते थे मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो मुबारक शाह जो है इसका बेटा होता था। और इसने किस उपाधि को धारण किया था? इसने शाह की उपाधि को धारण किया था। और यही सैयद वंश के अंदर जो है सबसे जो मजबूत जो राजा होता था ना, शासक होता था, वो यही होता था, क्योंकि इसने स्वतंत्र राज्य बना लिया था। इससे पहले जो इसके पिता होते थे ना, खिजर खान, वो जो है अंडर में काम करते थे। किसके अंडर में काम करते थे? चंगेज नहीं, तैमूर लंग के जो बेटे होते थे शाहरुख, इसके अंडर काम करता था। लेकिन जब मुबारक शाह बना तो इसने जो है भाई मानने से इनकार कर दिया शाहरुख को, और सिक्कों पर जो है अपने ही आकृति मुंडवाली, मतलब लिखवाली, सारा काम अपना तरीके से इसने कर लिया मुबारक शाह ने। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें आपको जो है याद रखनी होगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद आप सभी जानते हैं भाई आगे जो है अलाउद्दीन आलम शाह जो है इस सैयद वंश का अंतिम शासक मिलेगा। और अलाउद्दीन आलम शाह ने जो है स्वेच्छा से ये पद त्याग दिया था। किसके लिए? बहलोल लोदी के लिए। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहां से आप जो है इसका जो है व्याख्या जो है आप आराम से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन है वो खिजर खान हो जाएगा। यहां से दो चीज आप याद रखेंगे। एक तो सैयद वंश की स्थापना ये तो पता ही होगा किसने की थी? खिजर खान ने की थी। ये जिसने स्वयं को रैयत आला कहा था। ठीक है, रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी? सैयद वंश की जो स्थापना की थी खिजर खान ने, इसी ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोला गया है सैयद वंश के शासक समय को किसका वंशज मानते थे? तो अभी ऊपर बता के आया हूं, सैयद वंश के जितने भी शासक होते थे ये अपने आप को किसका वंशज मानते थे? पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे मेरे भाई। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का। ये कौन थे पैगंबर मोहम्मद साहब? इस्लाम के प्रवर्तक इनको माना जाता है। ठीक है, ठीक है, इस्लाम के प्रवर्तक जो है इनको माना जाता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद यहां पे कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता भी होगा। ये आफरासियाब शब्द जो है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहां पर पढ़ चुके हैं? गुलाम वंश जो हमने पढ़ा था, गुलाम वंश के अंदर क्या पढ़ा था? बलबन पढ़ा था। तो वहां पर हमने ये चीज पढ़ी थी। बलबन क्या होता था? बलबन जो है समय को जो है मतलब उच्च कुल का दिखाने के लिए, मतलब बलबन जो है एक छोटी मोटी जाति का था, और वो अपने आप को सत्ता में बड़ा दिखाने के लिए क्या कहता था कि भाई मैं किसका वंशज हूं? तो मैं आफरासियाब का वंशज हूं। ठीक है, बलबन। ठीक है, बलबन अपने आप को क्या बताता था कि मैं किसका वंशज हूं? मैं आफरा सियाब का वंशज हूं। और ये आफरा सियाब क्या था? तो ये जो है ईरान का एक जो है पौराणिक योद्धा होता था मेरे भाई। आफरा सियाब कौन था? ये ईरान का एक पौराणिक योद्धा होता था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। और चंगेज खान कौन है? आप सभी जानते हैं भाई, ये जो है मंगोल शासक होता था। और इल्तुतमिश के समय में पहली बार जो है मंगोल भारत की सीमा पर आए थे। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, ये पढ़ लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है खिज्र खान की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना जिसने शाह की उपाधि धारण की? अभी ऊपर बता के आया हूं खिज्र खान का बेटा कौन होता था? तो खिज्र खान का बेटा जो है मुबारक शाह होता था। खिज्र खान की मृत्यु कब हुई थी? 1421 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा? इसका बेटा मुबारक शाह बैठा, जो कि जो है इस वंश का, सैयद वंश का जो है सबसे योग्य और शक्तिशाली शासक जो है माना जाता था। शाह की उपाधि इसने धारण की थी। लिखने की जरूरत नहीं है, जो बोल रहा हूं आराम से उसको सुन लो मेरे भाई। ठीक है, तो शाह की उपाधि को धारण किया था खिजर खान के विपरीत। ठीक है, तो मुबारक शाह ने जो है रैयत आला की उपाधि को धारण नहीं किया था, इसने शाह की उपाधि को जो है धारण किया था। ठीक है, और इसने स्वतंत्रता का प्रतीक, मतलब मैंने आपको बताया, इसने जो है जैसे इसका जो पिता होता था किसके अंडर काम करता था? जो तैमूर लंग का जो बेटा होता था शाहरुख, उसके अंडर में ये काम करता था। लेकिन इसने जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। इसने जो है
अपने नाम के खुतबे और सिक्के से जो है नाम हटवा दिया था। किसका? शाहरुख का जो है नाम हटवा दिया था मेरे भाई, ठीक है। और ये जो मोहम्मद शाह था ना, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। खिज़र खान की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? मोहम्मद शाह जो है इसका उत्तराधिकारी बना था मेरे भाई, ठीक है। मुबारक शाह आएगा, मोहम्मद शाह लिख दिया क्या? चलिए कोई बात नहीं, मुबारक शाह आएगा मेरे भाई, ठीक है। और इसने जो है मुबारक इसने जो है एक एक शहर की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मुबारकबाद की स्थापना की थी, ठीक है। मुबारकबाद कहां पर? यमुना नदी के तट पर। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। यहां तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इसको बैठ के पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। फोर्थ में बोला गया, प्रसिद्ध इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किस शासक के संरक्षण में लिखी है? आई थिंक मुबारक शाही से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है। तो मुबारक शाही पुस्तक जो है मुबारक शाह के बारे में ही लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक और चीज आपको याद रखनी है, प्रसिद्ध इतिहासकार था याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक किसने लिखी है? तो याहिया बिन अहमद सिरहिंदी के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है। तो ये प्रमुख स्रोत है सैयद वंश के इतिहास को जानने का सबसे प्रामाणिक स्रोत एकमात्र यही है, तारिक ए मुबारक शाही, ठीक है। इसके लेखक है याहिया बिन अहमद सिरहिंदी जो है इसके लेखक हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। हर क्वेश्चन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है भाई, मैं ठीक है ऊपर बता के आया हूं, ओवरव्यू सारा कंप्लीट में दे के आया हूं। यहां से आप बैठ के पढ़ लीजिएगा आराम से इसके व्याख्या को। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 में बोला गया, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी ऊपर बता के आया हूं, सैयद वंश का जो प्रथम शासक था वो खिजर खान था, और अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था, ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसने स्वेच्छा से दिल्ली का शासन त्याग दिया था। किसके लिए? बहलोल लोधी के लिए, बहलोल लोधी के लिए। अब लोधी आएगा आगे जाके, अगला वंश हम कल देखेंगे, और यही किसकी वंश की नींव डालेगा? लोधी वंश की नींव डालेगा, ठीक है। लोधी वंश की ये नींव डालेगा, और लोधी वंश की नींव डालेगा, और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन होगा वो तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अंतिम शासक कौन आएगा? इब्राहिम लोधी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होगा। इसको कौन मारेगा? इसको कौन मारेगा? बाबर मारेगा। कब मारेगा? 21 अप्रैल को मारेगा। अभी डेट मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को ये मारेगा, और यहां से जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ेगी मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई, ये व्याख्या आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, खिजर खान ने शासन के दौरान सिक्कों पर किसका नाम खुदवाया था? तो खिजर खान ने जो है जब खिजर खान, आप सभी जानते हैं सैयद वंश की स्थापना की थी, जब खिजर खान शासन करता था तो सिक्कों पर किसका नाम खुदवाया था? स्वयं का नाम खुदवाया था? ना भाई, स्वयं का नाम तो नहीं खुदवाया। पैगंबर साहब का नाम भी जो है इसने नहीं खुदवाया। तुगलक शासकों का नाम खुदवाया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो सैयद वंश के संस्थापक जो खिजर खान होते थे, इसने कभी भी अपने सिक्के अपने नाम को जो है सिक्कों पर जारी नहीं किया था। उसने दिल्ली की जनता और अमीरों के बीच विद्रोह को रोकने के लिए तुगलक शासकों का जो है तुगलक शासकों और उसके उत्तराधिकारियों के जो है सिक्कों को जो है प्रचलन में रहने दिया था मेरे भाई, ठीक है। तो तुगलक शासकों का नाम जो है उसने सिक्कों पर रहने दिया था। मेन कारण यही था क्योंकि वो जो है विद्रोह से जो है बचना चाहता था, जो है जनता विद्रोह ना कर दे, बस उनको जो सुसभ्यता या उनको जो है बनाए रखने के लिए तुगलक शासकों का जो है नाम उसने रहने दिया था मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा। उसके बाद खिजर खान का जो बेटा आएगा, आप आगे आप देखेंगे भाई, खिजर खान का बेटा कौन आएगा? आएगा उसने क्या करेगा भाई? शाहरुख जो चंगेज तैमूरलंग का पुत्र होता था, उसको जो है सिक्कों से हटाकर अपने जो है आकृति उस पर खुदवा लेगा और स्वतंत्र राज्य की जो है नींव डाल देगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे देखो, खिजर खान ने अपनी स्थिति को वैध बनाए रखने के लिए पुराने तुगलक शासकों के नाम के सिक्के ही चलने दिए थे। उसने स्वयं को कभी स्वतंत्र सुल्तान के रूप में स्थापित नहीं किया था मेरे भाई, ठीक है। इसका आगे पुत्र आएगा, वही जो है स्वतंत्र जो है सत्ता स्थापित करेगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं।
7 में क्या बोला गया, सैयद वंश का कुल शासनकाल कितने वर्षों का रहा है, तो कितने वर्षों का रहा है भाई, 1400 इसने स्टार्ट किया था 1414 से, और कब तक चला था, 1451 तक चला था। तो ये कितने हो गया भाई, लगभग लगभग ये 37 साल हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो 37 साल जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैयद वंश ने जो है दिल्ली सल्तनत में 37 वर्षों तक जो है शासन किया था मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, आगे चलते हैं मेरे भाई। और सबसे छोटा अगर वंश पूछे आपको दिल्ली सल्तनत में, तो आप कौन सा बताएंगे, खिलजी वंश बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। और दूसरा वंश अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा, तो आप बताएंगे तुगलक वंश जो है मेरे भाई, आप बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछे ना दिल्ली सल्तनत का, सबसे बड़ा दिल्ली सल्तनत का, तो आप क्या बताएंगे, तुगलक वंश बताएंगे, तुगलक वंश, ठीक है। कितने वर्षों तक शासन किया, 94 वर्षों तक जो है इसने शासन किया। सबसे छोटा अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, सबसे छोटा, तो आप खिलजी बताएंगे। कितने वर्षों तक शासन किया, 30 वर्षों तक इसने शासन किया भाई, ठीक है। 30 वर्ष काफी आसान है, 1290 से लेकर 1320 तक जो है खिलजी वंश ने शासन किया था मेरे भाई। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा शासन किसने किया, लोधी वंशों ने किया, जो आगे हम देखेंगे। लोधी वंश लगभग इसने 75 साल तक शासन किया मेरे भाई, ठीक है। 75 वर्षों तक जो है इन्होंने शासन किया। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 8 में बोला गया, खिज्र खान को दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले तैमूर लंग ने कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया था। तो खिज्र खान जो है दिल्ली पर बैठने से पहले, जब आप सभी जानते हैं 1398 में जो है, 1 सेकेंड, 1398 में, अरे यार ठीक है, 1398 में जो है तैमूर लंग भारत में आया था। अच्छी खासी इसने मार कटाई की थी, और जो है ये बहुत सारे क्षेत्रों को जीतने के बाद वापस चला गया था। इसने मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, इसका गवर्नर नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था, खिज्र खान को नियुक्त किया था, ठीक है। खिज्र खान को नियुक्त किया था। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि भाई ये जो है दौलत खान लोधी को जो है मारकर 1414 में जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। सैयद शासक मोहम्मद शाह के समय में वास्तविक शक्ति जो है किसके हाथों में केंद्रित हो गई थी। तो सैयद शासक जो मोहम्मद शाह होते थे, इसके समय में वास्तविक जो शक्ति थी किसके हाथों में केंद्रित हो गई थी। तो अमीर खुसरो के नहीं, सरवर उल मुल्क वजीर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में दरबार में षड्यंत्र बढ़ गए थे, और वजीर सरवर उल मुल्क इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह सुल्तान के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप जो है करने लगा था मेरे भाई, ठीक है। तो मोहम्मद शाह, जब मोहम्मद शाह के गद्दी पर बैठते ही वास्तविक शक्ति जो है उसके वजीर सरवर उर मुल्क के हाथों में आ गई थी मेरे भाई, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप आगे चलते हैं, बाकी सारी चीजें मैं ओवरव्यू में बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। सैयद वंश के दौरान दिल्ली सल्तनत की सीमाएं सिमटकर कितनी रह गई थी। तो सैयद वंश के दौरान जो दिल्ली सल्तनत थी, आप सभी जानते हैं जब गुलाम वंश की स्थापना डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उस समय ये काफी विस्तृत था मेरे भाई, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे घटता घटता जो है सैयद वंश के दौरान जो है दिल्ली सल्तनत की सीमाएं सिमटकर कितनी रह गई थी। तो पूरे उत्तर भारत तक नहीं, दिल्ली और उसके आसपास के कुछ मील तक। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंतरिक विद्रोहों और कमजोर नेतृत्व के कारण इस वंश के समय सल्तनत का आकार बहुत छोटा हो गया था। कहा जाता है कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालमपुर तक जो है सीमित रह गई थी। तो ये जो है वाक्य आपने पढ़ा होगा, तो यही वाक्य जो है याद आपको रखना है मेरे भाई, ठीक है। तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन होता था, अलाउद्दीन आलम शाह होता था मेरे भाई, ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह के समय में जो है सल्तनत की स्थिति इतनी दयनीय यानी कि खराब हो गई थी कि व्यंग यानी कि एक कहावत प्रसिद्ध हो गई थी, शहंशाह ए आलम अज दिल्ली ता पालम। मतलब इसका अर्थ वही है जो हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है, विश्व के सम्राट का शासन केवल दिल्ली से जो है पालमपुर तक जो है सीमित हो गया है मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
कौन सा है, 11 को देख लेते हैं। 11 में बोला गया मुबारक शाह की हत्या उसके वजीर ने कब करवाई थी। तो मुबारक शाह की जो मृत्यु थी उसकी उसी के वजीर ने करवाई थी, और कब करवाई थी, 1434 में करवाई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सैयद वंश के सबसे योग्य शासक होते थे मुबारक शाह, और मुबारक शाह किसके बेटे होते थे, खिजर खां के ये बेटे होते थे। यहाँ पे लिखा गया है 1414 में जब मुबारक शाह अपने द्वारा बसाए गए शहर मुबारकाबाद का निरीक्षण कर रहा था, तब उसके वजीर ने षड्यंत्र रचकर जो है उसकी हत्या कर दी थी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद इसका जो भतीजा होता था ना, मुबारक शाह के बाद कौन गद्दी पर बैठा, यानी कि इसका वजीर तो इसको मरवा देता है, लेकिन इसका जो भतीजा होता है, ये चाचा होता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसका जो भतीजा होता है वो कौन होता है मेरे भाई, इसका भतीजा होता है मोहम्मद शाह, वो गद्दी पर बैठता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया सैयद वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो सैयद वंश के मुख्य पतन का मुख्य कारण सेम चीज है भाई, अयोग्य उत्तराधिकारी और सरदारों का विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। खिजर खान के बाद कोई भी शासक जो है शक्तिशाली नहीं था, अफगान सरदारों विशेषकर लोधी का प्रभाव जो है बढ़ने लगा, जिसने सैयद वंश का अंत कर दिया मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में बोला गया मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को कौन सी उपाधि दी थी। तो खाने खाना की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। मालवा के शासक के विरुद्ध सहायता करने के बाद मोहम्मद शाह ने प्रसन्न होकर बहलोल लोधी को जो है खाने खाना की उपाधि दी थी, और उसे अपना पुत्र कहकर जो है पुकारा था मेरे भाई। ठीक है, अंत में जो है यही नींव डालेगा, किसकी डालेगा, लोधी वंश की जो है ये नींव डालेगा मेरे भाई। ठीक है, आगे जाके कल हम देखेंगे इसको। आगे यहाँ पे कुछ और शब्द लिखे गए हैं, जिले इलाही। तो जिले इलाही का मतलब क्या है, यह उपाधि गुलाम वंश के शासक बलबन ने धारण की थी, याद रखना ये एक उपाधि है मेरे भाई। बलबन ने, ठीक है, बलबन ने जो है इस उपाधि को धारण किया था। इसका अर्थ क्या था, ईश्वर की छाया इसका अर्थ था। जिले इलाही का मतलब क्या होता है, ईश्वर की छाया जो है इसका अर्थ होता है। सुल्तान ए आजम यहां पर लिखा गया है, तो इसका क्या मतलब है, ये भी एक उपाधि थी मेरे भाई, ये भी एक उपाधि थी। और इस उपाधि को किसने धारण किया था, तो इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से इससे प्राप्त हुई थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने इस उपाधि को धारण किया था, इल्तुतमिश। और किसने इसको उपाधि को इल्तुतमिश को दी थी, तो बगदाद के उस समय खलीफा कौन होते थे, जो भी होते थे, उन्होंने जो है इसको इल्तुतमिश को ये उपाधि प्रदान की थी। गाजी आप सभी जानते हैं कौन होता था भाई, गयासुद्दीन तुगलक ने इस उपाधि को धारण किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। 14 में बोला गया सैयद वंश के शासकों की धार्मिक नीति कैसी थी। तो आप सभी जानते हुए धार्मिक नीति कैसी होगी, जब खिजर खान ने जो है, जब खिजर खान शासन कर रहा था, तो उसने क्या देखा भाई, जनता को भड़काने के लिए या फिर विद्रोह ना कर सके, उसने क्या किया था, तुगलक वंश के ही सिक्के चलने दिए थे। उससे क्या पता चलता है, ये धार्मिक मतलब जो है उदार और सहनशील थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा होगा सैयद शासकों ने धार्मिक क्षेत्र में कई बड़े क्रांतिकारी बदलाव नहीं किए, वे मुख्य रूप से अपनी सत्ता बचाने और आंतरिक विद्रोह को दबाने में ही व्यस्त रहे थे मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। सैयद वंश के किस शासक का मकबरा दिल्ली के लोधी गार्डन में स्थित है, जो अपनी अष्टकोणीय आकृति के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो मोहम्मद शाह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो मोहम्मद शाह का मकबरा जो है, सैयद वंश के तीसरे शासक ये होते थे। मोहम्मद शाह का मकबरा कहां पर अवस्थित है, तो दिल्ली की प्रसिद्ध लोधी जो गार्डन है वहां पर इसका जो गार्डन है ना, मकबरा जो है वो अवस्थित हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसी का पुत्र था और उत्तराधिकारी अलाउद्दीन आलम शाह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। मोहम्मद शाह का मकबरा लोधी गार्डन में अवस्थित है। यह सैयद लोधी काल की विशिष्ट अष्टकोणीय वास्तुकला का जो है बेहतरीन उदाहरण जो है हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 16 में क्या बोला गया, सैयद वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली पर किस नए जातीय समूह का शासन स्थापित हुआ। तुर्क का नहीं, अफगान का नहीं, अफगान का ही होएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैयद वंश का अंतिम शासक आप सभी जानते हैं अलाउद्दीन आलम शाह का, जो अलाउद्दीन आलम शाह था, इसने अपनी
स्वेच्छा से जो है पद का त्याग कर दिया था और बहलोल लोदी के हाथों में जो है सत्ता आ गई थी। बहलोल लोदी जो है कौन से कबीले का था? गिलजाई कबीले का जो है ये एक अफगान था मेरे भाई, ठीक है। तो अफगानों के हाथ में जो है ये शासन आ गया था मेरे भाई, ठीक है। तो सैयद वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली पर किस जातीय समूह का शासन स्थापित हुआ? अफगानों का जो है शासन स्थापित हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिल्ली सल्तनत के पहले 3 वंश गुलाम, खिलजी और तुगलक और सैयद वंश तुर्क मूल के थे, लेकिन लोदी वंश के साथ दिल्ली पर पहले अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई, ये आप याद रखना। अच्छा, पहला अफगान तो ये हो गया, चलिए पहला अफगान राज्य कह लो, शासक बोल लो, पता चल गया ना कौन है भाई? लोदी है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा दूसरा कौन है? दूसरा अफगानी शासक कहाँ मिलेगा? कौन सा है और कहाँ मिलेगा? बताओ मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। पहला तो मैंने बता दिया, लोधी हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा और कहाँ मिलेगा मुझे बताओ। हिंट आपको दे देता हूँ, मुगल साम्राज्य में आपको वो मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। मतलब मुगल साम्राज्य के अंदर नहीं मिलेगा, मुगल साम्राज्य के पैरेलल मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। और भी एक और हिंट दे देता हूँ, चलो आपको और हिंट क्या दूँ आपको। अकबर और हुमायूं के पैरेलल में चलेगा उसका साम्राज्य, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब फटाफट से बता दो दूसरा जो अफगानी शासक था वो कौन था मेरे भाई, ठीक है। चलिए एक और बात उसकी हिंट दे देता हूँ। उसने ये कहा था मरते समय, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो है मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया होता मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब पता चल गया होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 17 को चलते हैं। 17 में क्या बोला गया? खिज़र खान ने किस विदेशी आक्रांता के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था? तो इसी बात को बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, स्टार्टिंग में बता दिया था। तो जो ये खिज़र खान था, खिज़र खान किसकी स्थापना की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तैमूर लंग ने इसको गवर्नर बनाया था। और तैमूर लंग का बेटा कौन होता था? शाहरुख। तो उसी के अंडर जो है ये काम करता था, उसी के प्रतिनिधि के रूप में ये काम करता था। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, शाहरुख तैमूर का पुत्र मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, खिज़र खान स्वयं को स्वतंत्र सुल्तान न मानकर तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरुख का प्रतिनिधित्व मानता था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। सैयद वंश के शासनकाल में राजस्व वसूली के लिए सुल्तान को प्रतिवर्ष क्या करना पड़ता था? तो सैयद वंश के शासनकाल में राजस्व वसूली के लिए सुल्तान को हर साल क्या करना पड़ता था मेरे भाई? तो केवल शांतिपूर्ण संदेश भेजना था। शांतिपूर्ण से तो आज भी काम नहीं होते मेरे भाई। स्वयं सेना लेकर अभियान पर निकलना, बिल्कुल सही हो जाएगा। सेना के साथ ये खुद जो है अभियान पर जाता था, जब इसको जो है हर साल जो है राजस्व वसूली करनी होती थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, प्रशासन इतना कमजोर था कि जमींदार और स्थानीय सरदार बिना सैन्य दबाव के जो है लगान ही नहीं देते थे। ये देखो, इसीलिए सुल्तान को जो है खुद जाना पड़ता था, इसीलिए सुल्तान को हर साल राजस्व के लिए समय जो है अभियान चलाने पड़ते थे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा सैयद वंश खत्म होता है। नीचे आंसर आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो बस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है। तो इतना सा काम बस मेरे लिए आप कर देना। बाकी कंटेंट की कोई कमी नहीं है अपने पास, बिल्कुल कंटेंट भरा पड़ा है। बस आप ये मुझे बता देना। क्विक रिवीजन अभी तो नहीं स्टार्ट करेंगे देखो एट अ टाइम, क्योंकि हमारा कुछ जो मटेरियल है ना वो बचा हुआ है, जैसे कि साइंस सब्जेक्ट बचा हुआ है, ठीक है। आईपीसी बची हुई है, आईपीसी की धाराएं बचाई हुई है, हरियाणा करंट अफेयर बचा हुआ है। मेन ये चीज़ें हमारी बची हुई है, ऑलमोस्ट जो है खत्म हो चुका है। इन तीनों को जो है पहले हम करेंगे। अभी आप जल्दी मत मचाओ, पैनिक मत हो। एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, अभी सिर्फ पीएमटी पीएचटी डेट आई है। पहले पीएमटी जो है क्लियर जो है फाइनल होने दो। जैसे ही जो आपका फाइनल हो जाएगा ना, आपका पीएमटी पीएचटी रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। और कंप्यूटर की हमारी जो सीरीज इतनी आगे जा चुकी है, अब सिर्फ इसके अंदर 2 चैप्टर बचे हैं। 2 चैप्टर करवाने के बाद डायरेक्ट हम जो है साइंस के ऊपर चलेंगे और साइंस को स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा, अपनी मेहनत करते रहिएगा, कंसिस्टेंसी पर फोकस रखिएगा। यही एक सक्सेस की चाबी है मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।